जी, आज सीधा सवाल में बात होगी हरियाणा की, हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। यह विधानसभा चुनाव दरअसल एक पॉलिटिकल पॉट बॉयलर, एक थ्रिलर की शक्ल अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। रोज बरोज 90 सीटों का छोटा सा राज्य हरियाणा, हालांकि इसकी राजनीतिक रसूख और वो धमक गूंज दिल्ली के सत्ता के गलियारों में सालों से, दशकों से रही है, क्योंकि दिल्ली से नजदीक भी है। पर वहां पिछले कुछ दिनों में जो चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, उसमें सस्पेंस भी है, उसमें एक्साइटमेंट भी है, रोमांच है, शह और मात का खेल भी हो रहा है, शतरंज की बिसात बिछी हुई है। सिर्फ राजनीति का दंगल नहीं, पहलवान आ गए, वो बातें तो हमने कर ली। अब दरअसल आज चर्चा क्यों? ये आज की रात क्या कयामत की रात भी साबित होगी हरियाणा की राजनीति में विधानसभा चुनाव के लिए? और आज की रात अहम क्यों है? क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है। उम्मीदवार वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, जेजेपी के हों, वो कल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह कि 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन कांग्रेस जो 10 साल बाद सत्ता में वापसी की ताल ठोकती दिखाई दे रही है हरियाणा में, उसने 90 में से अभी 40 उम्मीदवारों का ही ऐलान किया है। 50 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। अब यह सोची समझी रणनीति है? कुछ असमंजस, कुछ कंफ्यूजन भी है क्या? या आखिरी मिनट तक रोके रखो भाई, बीजेपी ने तो अपने सारे पत्ते खोल दिए, 87 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, 3 बची हुई हैं, उसमें भी दिलचस्प राजनीति है, उस पर बाद में आता हूं। पर अगर आप जीत को लेकर इतने निश्चिंत हैं, जो दावा किया जा रहा है, ताल ठोकी जा रही है कांग्रेसी खेमे की तरफ से, तो नाम क्यों नहीं दे रही? और ऊपर से राहुल गांधी वो 7 समंदर पार हैं, उनकी हां के बिना तो लिस्ट पूरी तैयार होगी नहीं। 1 हफ्ता जाया हो गया आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने में। 20 से 10 से 7 से 5 सीट पर आते आते बात ही बिगड़ गई। अब आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर खुद अपने दम पर ताल ठोकती दिखाई दे रही है। आज की भी खबर यह थी 5 बजे आ जाएगी लिस्ट, 2-4 लोग बचेंगे, पर मोटा मोटा एक खाका सामने आ जाएगा। अभी तक नहीं आया, 7 बज चुके हैं। अब इसमें खेल क्या है? पत्ते नहीं खोलना चाहती कि भाई बागी हो जाएंगे तो बागियों को ज्यादा वक्त ना दिया जाए। भीतर घात, अंतर कलह, घर वाले बाहर वाले का खेल उसमें पिसी हुई है बीजेपी। जबरदस्त अंतर कलह वहां पर दिख रही है, उसकी काट भी निकालती दिख रही है क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर? या अभी बहुतों को मनाने, रिझाने, बताने का खेल अभी पूरा नहीं हो पाया है क्या? क्योंकि कांग्रेस में एक वो पुरानी बीमारी है, बहुत सारे खेमे होते हैं, जो हरियाणा में भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े चेहरा हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला भी हैं, कुमारी शैलजा भी हैं, किरण चौधरी भी थी, वो तो बीजेपी के खेमे में चली गई। और जो बीजेपी के खेमे में गए थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, वो वापस आ गए हैं कांग्रेस में। उनके बेटे को उचाना कला से उम्मीदवार भी बना दिया है दुष्यंत चौटाला के खिलाफ। वो ताल ठोकेंगे, पहले सांसद भी रह चुके हैं। तो भाई सब साथ चलें, क्योंकि कुमारी शैलजा कह रही थी मैं तो विधायक लड़ने को तैयार हूं, लोकसभा की सांसद बनी, विधायक का चुनाव भी लड़ने को तैयार हूं। रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा में है, नहीं जी विधायक का चुनाव लड़ने को तैयार हूं। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद थे, लोकसभा सांसद बन गए, वो भी विधायक बनने को तैयार हैं। लड़ाई वो गांव बस्या नहीं मंगते हांडगे वाला खेल भी है हरियाणा कांग्रेस में कि भाई जीत तो हो जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी भी
पेशबंदी और उसकी भी लामबंदी हो रही है क्या, और इसीलिए यह डिले हो रहा है। उधर बीजेपी में अपनी एक और दिक्कत है। यह तो कांग्रेस की एक परेशानी, बीजेपी की अपनी दिक्कत यह है, 87 उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया, उसमें जूतम पेजार भी मची हुई है। मतलब 17 मंत्री समेत विधायकों के टिकट तो कट गए, 8 मंत्रियों को रिपीट भी किया है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेता, छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, 30-30, 40-40 जो मिडिल लेवल के नेता हैं, कार्यकर्ता होते हैं, अपने अपने इलाके में रसूख रखने वाले, वो तो निकल ही रहे हैं। लेकिन दर्जन भर से ज्यादा बड़े नेता, जिसमें मंत्री भी हैं, रणजीत सिंह चौटाला, सुखविंदर शोरान, करणदेव कंबोज, सीमा गैबीपुर, बच्चन सिंह आर्या, बिशंबर वाल्मीकि, जीएल शर्मा, लक्ष्मण नापा, सावित्री जिंदल, कविता जैन, विक्रम सिंह यादव नाराज हैं। कोई रो भी रहा है, कोई बागी हो गया है, कुछ कांग्रेस में चले गए, कोई किसी को शराबी बता रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प घटनाक्रम आज दिखा। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, हरियाणा में रामविलास शर्मा, 5 बार के विधायक महेंद्रगढ़ से, 3 बार के कैबिनेट मंत्री, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष, और उनके बारे में उन्हीं के सहयोगी हैं अब राव इंद्रजीत, केंद्र में मंत्री भी हैं, पहले वो कांग्रेस में थे। राव इंद्रजीत आज क्या कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस में था और कोई नाम लेवनिया ना था बीजेपी का, यानी कि कोई नाम नहीं लेता था, उस वक्त में झंडा ठाए फिरा करता रामविलास शर्मा बीजेपी का। पर 87 उम्मीदवारों में ऐसे कद्दावर नेता, उनके नाम का औपचारिक ऐलान ही नहीं किया गया। 3 सीट महेंद्रगढ़, फरीदाबाद एनआईटी और सिरसा, यहां पर उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किए, तो रामविलास शर्मा ने आज अपना नामांकन जाकर भर दिया। कह रहे हैं नहीं पार्टी से बात हो गई है, पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं, यानी कि पार्टी ने सिंबल भी नहीं दिया। राव इंद्रजीत कह रहे हैं पार्टी टिकट दे या ना दे, पर बेइज्जती ना करे। वो साथ में थे, तो बेइज्जत भी किया जा रहा है क्या पुराने नेताओं को? कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष भी है क्या? और एक और जानकारी जो सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है, एक और जानकारी, और यह अपने आप में चौंकाने वाली जानकारी है। रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से आते हैं, कोई इनके जानकार थे, परिचित, आपस में लेन देन होता होगा। शिकायत कीजिए हमारे करोड़ों रुपए खा गए, हमने इन पर खर्च किए, और इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर ने फर्दर एक्शन, आगे की जांच के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए कागज बढ़ा दिए। सरकार बीजेपी की उनके सबसे कद्दावर नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की एक शिकायत जाती है और फर्दर एक्शन के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पर हो। तो ये कहानी अपने आप में क्या बयां कर रही है? जेजेपी हट गई बीजेपी से, पर जेजेपी के विधायक तोड़ लिए। जो विधायक थे बीजेपी ने अपने पाले में लाकर उनको टिकट भी दे दिए। जेजेपीकरण भी हो रहा है, कांग्रेसीकरण हो ही गया है, वो तो मैं आपको बता चुका हूं। 10 में से 6 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में वो बाहरी थे। अब अशोक तंवर हो, नवीन जिंदल हो, कुलदीप बिश्नोई हो, किरण चौधरी हो, ये तो सब कांग्रेसी थे ही। तो कांग्रेसीकरण भी हो गया, जेजेपीकरण भी हो गया। तो ऐसे में जो ये सामाजिक समीकरण, और मैंने एक दिन आपको कहा था कि ये जाट वर्सेस नॉन जाट राजनीति,
कि भाई ये चाणक्य नीति बीजेपी ने चली और 10 साल से सत्ता पर काबिज है, ये ओवरडू भी की जाती है। पर जाट वर्सेस नॉन जाट समीकरण भी अब क्या बीजेपी के फायदे में काम करते दिखेंगे? अगर हैं भी, मुझे उस पर अभी भी शक है। एक ब्रॉडर पिक्चर में थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं, पर सिर्फ इसी बिना पर जीत दर्ज की जा सकती है ऐसा भी नहीं है। पर राव इंद्रजीत की नाराजगी, रामविलास शर्मा की नाराजगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चौथा चुनाव, चौथी सीट। 2014 में नारायणगढ़ से लड़े विधायक, 2019 में कुरुक्षेत्र से लड़े सांसद, फिर मुख्यमंत्री बनने से पहले उपचुनाव करनाल से विधायकी का लड़ा। अब लाडवा भेज दिया गया, जो सीट कांग्रेस 12,000 वोटों से जीती थी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने कहा भाई मेरा चहेता वो लड़ेगा करनाल से, तो आप कैसे लड़ेंगे? तो वो समीकरण क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम कांग्रेस की लिस्ट पर नजर डालें और बीजेपी की भी, बीजेपी ने 16 जाटों को टिकट दिया है, 11 ब्राह्मण, 11 पंजाबी, 18 ओबीसी, इसमें 6 यादव, 5 गुज्जर भी हैं, और 2 मुसलमानों को भी दिया। लोकसभा में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा बीजेपी ने, पर हरियाणा में उतारना पड़ रहा है, मेवात इलाके में। तो जब हम बिल्कुल ही एक वो पारंपरिक खांचे से या एक गढ़ा हुआ खाका जो है उसी में तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम गलत नतीजे तक भी पहुंचते दिखाई दे सकते हैं। जबकि कांग्रेस के कुल मिलाकर जो पहली लिस्ट, उसके बाद 9 उम्मीदवारों की लिस्ट और आई, तो 9 जाट, 9 दलित, 7 पिछड़ा वर्ग, 2 ब्राह्मण, 1 सिख, 1 पंजाबी, 3 मुसलमान, ये कांग्रेस भी करती दिखाई दे रही है। और आज जो फोटो ऑप हम कहते हैं, तो गढ़ी सांपला किलोई जो इलाका है, हल्का है, वहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा, उन्होंने नामांकन भरा। जुलाना से विनेश फोगाट ने नामांकन भरा है। कालका विधानसभा क्षेत्र से शक्ति रानी शर्मा, विनोद शर्मा, जो कभी बहुत करीबी होते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, अब वो बीजेपी में है, मनु शर्मा के पिता, उनकी धर्मपत्नी ने कालका से नामांकन भर दिया है। और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सीट से नामांकन भर दिया है। पर अभी भी स्टिंग इन द टेल है क्या? अभी भी कहानी में कुछ ट्विस्ट आ सकता है जब तक पूरी लिस्ट नहीं आती। इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, कांग्रेस में लिस्ट पर कंफ्यूजन या बगावत की टेंशन, और जाट वर्सेस गैर जाट का झगड़ा, बीजेपी में तनाव तगड़ा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके विधायक हैं, सांसदी का चुनाव भी लड़ा है, कुलदीप कुमार, जेजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीप कमल, मेरे शो में पहली बार आ रहे हैं, हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा के गली कस्बों, गांव, गली खड़ोंजों सबसे वाकिफ हैं, रविंद्र सिंह शौरान, और देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो रागिनी, अरे भाई, कल नामांकन का आखिरी दिन, आधे से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान नहीं, मतलब ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या अटर कंफ्यूजन है, रायता फैला हुआ है? संदीप जी, ना कंफ्यूजन है, ना टेंशन है, और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस है, पर हाँ आत्मविश्वास जरूर है। और कांग्रेस पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त है, और वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल में एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते न सिर्फ जनता के मन की बात सुनी, न सिर्फ उनके आंसू पोंछे, उनके जख्मों पर मरहम लगाया, बल्कि मेहनत की। और ये कहा जाता है कि मेहनत से कमाया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो कांग्रेस की जीत
जनता सुनिश्चित कर रही है, और जनता इस वक्त कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प देखना ही नहीं चाहती। और उसके बड़े कारण रहे हैं। संदीप जी, आप तो बड़ी अच्छी रिसर्च करते हैं, हम बड़े लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ बहस करते आ रहे हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार हरियाणा देश में सबसे असुरक्षित राज्य है। तो आप आर्यन मिश्रा को जरूर याद करते हैं। पूरा देश ने देखा कि किस तरीके से गोलियों से भून डाला गया, केवल इस शक पर कि शायद मुसलमान है और गौ तस्करी कर रहा है। महिलाओं की बात करें तो मुझे खट्टर जी का बयान याद आता है। जब मुख्यमंत्री थे तो एक बार उन्होंने कहा था कि अगर महिलाओं को आजादी चाहिए तो बिना कपड़ों के घूम जाना चाहिए महिलाओं को। 46 बड़े अपराध महिलाओं के खिलाफ रोज होते हैं, 30 महिलाएं लापता होती हैं हरियाणा में रोज। अगर नौजवानों की बात करें तो बेरोजगारी लगभग 6 सालों में देश में सबसे ज्यादा रही है। अभी कुछ दिन पहले एक सफाई कर्मचारी का पद निकला जिसके लिए 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था। 30 बड़े पेपर लीक हरियाणा में हो चुके हैं। और अगर किसान भाइयों की बात करें तो 1 रुपया कर्जा माफी का तो छोड़ ही दीजिए, 700 किसानों की शहीदी हो जाती है। सवाल कोई बड़ा ऐसा वर्ग नहीं है संदीप जी रागिनी, जो त्रस्त ना हुआ हो। रागिनी, जनता त्राहिमाम सवाल त्राहिमाम कर रही है। बड़ा सीधा सा था। मेरे कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल कि जी 24 घंटे भी नहीं बचे, आधे से ज्यादा उम्मीदवारों का जी ऐलान नहीं हुआ। आपने पूरा महाभारत का पाठ, महाभारत तो खैर हरियाणा में ही हुई ना, अब एक और महाभारत हो रहा है, वो पूरा पाठ सुना दिया आपने। वो 50 उम्मीदवारों की लिस्ट क्या मतलब आखिरी मिनट पर करेंगे? जी। अच्छा संदीप जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, हरियाणा का नाम ही हरियाणा इसलिए हुआ क्योंकि हरि आए वहां, इसीलिए हरियाणा कहलाता है। अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैंने महाभारत नहीं सुनाई और महाभारत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं समझती हूँ कि सीधा सीधा जनता के आक्रोश का चुनाव है और कांग्रेस को अपना साथी समझकर हाथ से हाथ मिलाकर जनता चुनाव लड़ रही है। अब आपके प्रश्न पर आप तो जनता देखिए, हाथ, ऐसा हो ना सकता ना है, ना मुझे ना, लगता है एक बड़ा मिनट, बड़ी rhetorical अच्छी लाइन question कही होगा। आपने। क्या ऐसा हो जनता सकता है हाथ से, संदीप एक जी मिनट की रुकिए ना, आपने एक नॉमिनेशन से लाइन दी पहली मुझे, लिस्ट में आए? एक मिनट सुनिए। नॉमिनेशन जनता से हाथ से पहले हाथ लिस्ट में आए, ये हो मिलाकर, सकता है क्या? सुनिए ना, जनता हाथ से हाथ मिलाकर लड़ रही है। कांग्रेस वाले हाथ तो आपका चुनाव चिन्ह है, आपस में हाथ नहीं मिला पा रहे क्या? संदीप जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, मुझे लगता है हरियाणा की नहीं देश की राजनीति के बड़े नाम हैं, जनाधार वाले नेता हैं। और कल भी मैंने एक डिबेट पे कहा कि वो 4 भुजाधारी कहलाते ना, इस वक्त 4 भुजाधारी है कांग्रेस। और हमारे एक हाथ में लड्डू नहीं है, हमारे चारों हाथों में लड्डू है। क्योंकि हमारे चारों नेता इतने धुरंधर हैं कि उनके आगे जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उनको 4 सीटें बदलनी पड़ गई। आपने खुद ही गिनाई। मुझे लगता है आप एक गुहाना भूल गए। गुहाना में भी सर्वे कराया गया था। सर्वे कराए जा रहे हैं कि सैनी साहब किस सीट से सबसे कम वोटों से हारेंगे। जो 81 सीट आपने बताई, उनमें से 30-35 सीटें ऐसी हैं जहां हड़कंप और भगदड़ मची हुई है। सावित्री जिंदल से लेकर संदीप गर्ग तक, जो कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसी अफरा तफरी मची है। भाई, कांग्रेस पार्टी बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहती है। सारे समीकरण देखकर जीत को सुनिश्चित करके जो प्रत्याशी सबसे ज्यादा मतों से जीतेगा, हम आपस में बातचीत करके हमने अंतिम क्षण तक कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन हमारा हो सके, क्योंकि हम तो जीत जो का लड्डू सबसे अकेले ज्यादा नहीं खाना वोटों से चाहते संदीप जी। जीतेगा और जैसा उस कि मैं बार-बार उम्मीदवार कहती को हूँ कि प्राथमिकता 56 दे रहे इंच के हैं। सीने से फिर दिल तो देश सिरसा नहीं की चलता, किसी भी कहीं विधानसभा भी से कुमारी शैलजा खड़ी हो जाएं, वो कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाएं रणदीप सुरजेवाला, तो वो जीत जाएंगे। उनको टिकट मिल रही है क्या? वो तो कह रहे हैं हम भी लड़ना चाहते हैं, हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो 4 हाथों में लड्डू, कई बार ज्यादा लड्डू देखिए, बदहजमी भी कर देते नहीं, बड़ी हैं, वो अच्छी तो नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल बदहजमी नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाजमा जरूर खराब हो रहा है संदीप जी। और मैं समझती हूँ कि जो भी व्यक्ति हरियाणा की धरती से सरोकार रखता है, वो मेरी बात का की पुष्टि जरूर आपके शो पर करेगा। आपने एक दो बातें बड़ी अच्छी कही। आपने कहा कि कुछ लोकसभा के सांसद हैं, शैलजा जी की बात आपने की, रणदीप जी राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन सांसद होने के बावजूद इतने आश्वस्त हैं, विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के बीच में उतरकर फिर कहीं ना कहीं उस मापदंड पर खड़े उतरने की, उस कसौटी पर खड़े उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच में जाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब आप देखिए कितने कमाल की बात है, 10 साल में भाजपा ने 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले, 2 मुख्यमंत्री बदले,
मुख्यमंत्री ने 4 सीटें बदली, भारतीय जनता पार्टी ने घबराहट में 2 बार चुनाव की तारीख बदली। अब जो प्रत्याशी संतरी, मंत्री, नेता, विधायक सारे जो लोग हैं वो पार्टी ही बदलना चाहते हैं, डूबते हुए जहाज को छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपने इससे बड़ा मुझे लगता है कोई रागिनी, ओपिनियन पोल या एग्जिट वो पोल नहीं हो आपका सकता। कवि ये हृदय सबसे बड़ी भी सूची है। कुलाचे और एक मारता बात है। आपने आपने एक जो बहुत आप ही के चैनल से अच्छी जुड़ी हुई, आपने आपको बहुत शायद अच्छी बुरी लग कविता सकती है भी थोड़ी सी। आपने एक बहुत अच्छी कविता भी सुनाई, और भाषा पर तो आपकी पकड़ कमाल की है, अंग्रेजी भी, हिंदी। वो क्रैब को क्या कहते हैं हिंदी में? वो शब्द नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। क्रैब को क्या कहते हैं हिंदी में? केकड़ा, हाँ, आ गया ध्यान। केकड़ा ना, किसको? क्रैब को, क्रैब। क्रैब, हाँ, केकड़ा ही कहते हैं ना। केकड़ा। वो क्रैब की एक आप फितरत केकड़ा होती किसे है। बताना चाह रहे हैं आप? अरे हाँ, वो क्रैब की ना, हाँ हाँ। केकड़े की फितरत होती है, एक चढ़ेगा तो दूसरा पीछे से टांग खींच लेता है। कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगती है हरियाणा कांग्रेस की, या कांग्रेस में अलग अलग राज्यों में नेतृत्व को लेकर। संदीप जी देखिए, आपने आपने कहा कि कविता सुनानी चाहिए, कविता मुझे पसंद भी है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और आ, क्रोध आता है उसी पर जिससे कुछ नाता है। तो भाई जिससे नाता है, अब कोई सड़क पे चल रहा है, हम कहीं और चल रहे हैं, अचानक थोड़ी चिल्लाने लगेंगे। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में हरियाणा में खड़ी है, और मैं समझती हूँ, देखिए जो भी कद्दावर नेता है उसके अपने साथ जुड़े लोग भी होते हैं, उसके अपने कार्यकर्ता भी होते हैं। और जब हार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट दिख रही हो, कांग्रेस की जीत दिख रही हो, तो सबकी आशाएं और महत्वाकांक्षाएं तो आगे आती क्या हैं। मतलब तो ये उसमें सोची समन्वय समझी बनाने का रणनीति काम है कांग्रेस पार्टी रागनी, कर रही है संदीप कि जी, और मुझे आपस नहीं में लगता कि ही उसमें किसी को भी भाई सब आपत्ति होनी खेमे चाहिए। ये दिखाएंगे कि मेरे उम्मीदवार, ये तो मेरे उम्मीदवार थे, मेरे 8 में से जीत गए 6, फलाने के 7 में से जीत पाए 2। इस गणित का आकलन हो रहा है क्या? और इसीलिए देरी की जा रही है, विलंब किया जा रहा है कि भाई कोई बागी ना हो। वो लास्ट मिनट खेल में, कहानी में ट्विस्ट इन द टेल कोई भी गुट ना कर पाए। देखिए कांग्रेस में कोई बागी नहीं होगा, जो बागी हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और जो पुराने नेता थे वो भी बगावत पर उतरे हुए हैं। तो आप देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन मुझे लगता है एक तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो देखिए अंततः किसके कितने विधायक जीतेंगे, कांग्रेस के कितने जीतेंगे, भाजपा के कितने जीतेंगे, किसी और दल का कोई जीतता है कि नहीं, पर जो विधायक जीतेंगे कांग्रेस पार्टी के, वही ये सुनिश्चित करेंगे कि विधायक वो दल तो का नेता ऑब्वियस कौन सी हो, बात मुख्यमंत्री है, कौन पर बने। रमन पर मलिक एक एक बात आप कविता समझ में, लीजिए अब कि बहुत राजनीति टाइम में दिया सबसे आपको। बड़ी अब रमन कड़ी, मलिक स्क्रीन पर। रमन, जो रागिनी ने कहा क्रोध उसी पर आता है जो बहुत नजदीक होता है, तो ये क्रोध आया हुआ है। आप परसों भी थे मेरे कार्यक्रम में, मैंने यही घर वाले बाहर वाले, मतलब रामविलास शर्मा, वो राव इंद्रजीत ठीक कह रहे हैं, जब नाम लेवनिया कोई ना था, जब तो रामविलास शर्मा पंडित जी झंडा ठाए हांडे थे, और आज की तारीख में नामांकन भर रहे हैं, उनको सिंबल भी नहीं मिला, औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ। देखिए संदीप जी, ये रागनी जी ने एक चीज बहुत अच्छी कही कि क्रोध उस पर आता है जिससे कोई नाता है। तो कांग्रेस पे तो किसी को क्रोध आएगा ही नहीं, अच्छा, नथिंग। और जहां तक बात रही चार भुजाधारी की, तो वो एक व्यक्ति तो होना चाहिए जिसकी चार भुजा हो। ये तो व्यक्ति अनेक है। जहां तक आप रामविलास जी की बात करते हैं, मैं एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से बिना किसी लाल लपेट के बोलना चाहता हूँ कि हरियाणा की राजनीति में रामविलास शर्मा एक ऐसे वो शख्स हैं, जो मेरा अपना पॉलिटिकल करियर रहा है उसमें जो मैंने देखा कि किसी गांव में खड़े हो जाएं, 4 आदमी के नाम जरूर बता सकते हैं, और कोई नेता नहीं है पूरे हरियाणा में जो ये क्षमता रखता हो कि वो 4 आदमियों के हर गांव में नाम बता दे। वहां पहुंचेंगे, उनकी शक्ल देखेंगे, 4 नाम बता दें। उनका नाम लेने को तैयार नहीं बीजेपी, औपचारिक ऐलान करने को तैयार नहीं। पीसी का मैं मेंबर, देखिए मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली पर्सन नहीं डिसाइड करता, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट देने के विषय में वो सुप्रीम है, उसकी ही विषय है, उसकी परिधि का जगह है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जो मैंने कहना था वो जरूर मैंने कहा।
रमन, हवाबाजी की नहीं बात नहीं करेंगे। रमन, क्योंकि आप अंदर खाने बीजेपी में क्या होता है ये जानते हैं, और 2014 से पहले देखिए 6 विधायक, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन में भी 6 विधायक जीत पाए थे बीजेपी के 90 में से। 2014 में 47 विधायकों के साथ आपने सरकार बनाई, अध्यक्ष भी उस वक्त रामविलास शर्मा ही थे, और उसमें यहां दिल्ली में बैठे हमने एक नैरेटिव गढ़ा, बीजेपी वालों ने भी उसको आगे पुश किया, सब संपादकों, अरे ये गैर जाट और जाट राजनीति, जाट वर्सेस नॉन जाट, तो ये समीकरण क्या अब उल्टा पड़ रहा है? रामविलास शर्मा वो बिना सिंबल के अपना नामांकन भर रहे हैं, राव इंद्रजीत कह रहे हैं पार्टी टिकट दे या ना दे पर बेइज्जती ना करे। आज उन्होंने एक और बयान दिया कि हमारे इलाके में सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी आता नहीं, बिजली आती नहीं, जीतेंगे कैसे और पर्ची मेरे नाम की फट जाएगी। नायब सिंह सैनी, सब ये गैर जाट वोट बैंक के प्रतिनिधि हैं, चेहरे हैं, उनको एक और नॉन जाट चेहरा मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, करनाल से दोबारा नहीं लड़ने दिया कि अब भाई मेरा चहेता लड़ेगा, लाडवा उनको भेज दिया, वो सैनी हैं। तो ये अपने ही गैर जाट एक वोट बैंक में आप खुद ही कलह करवा रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चीज देखिए संदीप जी, बड़ा आपने जो आकलन आप कर रहे हैं मैं उसी का जवाब दे देता हूं कि हरियाणा की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखें तो कभी भी गैर कांग्रेसी सरकार जब भी बनी तो भाजपा के बिना नहीं बनी आज तक। ये आप चेक करवा लीजिए, बिना भाजपा के कोई गैर कांग्रेसी सरकार हरियाणा के इतिहास में नहीं बनी। दूसरी चीज सर, लाडवा की आप बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं 87 में 85 सीटें देवीलाल जीत गए थे, अब वो गैर कांग्रेसी थी। आप कह देंगे 2 आदमी आ गए थे वो बीजेपी के थे, 85-90 में से 85 जीत गए थे देवीलाल। ऐसा है संदीप जी, मेरी बात सुनो। हाँ सब्जी बना लो, धनिये के बिना तो फिर भी काम ना चलता। अच्छा तो देखिए, हम जहाँ 2 होते हैं वहां भी सरकार में हो सकते हैं। आप हमारे को थोड़ा सा, आप वरिष्ठ पत्रकार है, समझते बहुत ज्यादा है। मैं ये बोलता हूँ कि ये बात तो एक रही, जहां तक बात हुई जहां पे अगर कोई ऐसा होगा कि जहां पे मजबूत ज्यादा देना है कैंडिडेट, वहां मुख्यमंत्री खुद लड़ रहा है। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप भी राजनीति वाला काम कर। वो नॉन जाट वोट बैंक की कंसोलिडेशन जो आपने की थी, ये दर्जन भर से ज्यादा बड़े नेता जो बागी हो रहे हैं, इनमें से 80% नॉन जाट हैं। सर मेरी बात, आपने भी सवाल दागे, रागनी जी के भी बात है, मेरे को जवाब देने दो। मैं जवाब देने लगता हूँ, पहले आप हाँक लेते हो पीछे कि ना भाई रुक जा, थम जा। भाई तो ये जो बात आप कर रहे हो ना कि गैर जाट, और वो तो उसका लाडवा का भी आपको जवाब दे दिया। आप बोल रहे गैर जाट राजनीति करने के लिए जो एक आग लगाई वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी की है, और ये 2016 से लेकर अभी तक चल रही है। उसके अलावा मैं आपको चौधरी साहब एक और चीज बताऊं, रणदीप सुरजेवाला की आप बात करें, रणदीप सुरजेवाला पॉलिटिशियंस में जो अच्छे कद पे पॉलिटिशियंस हैं उनमें से अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो 1 साल में 2 विधायकी के चुनाव हार के कीर्तिमान स्थापित एक ही प्रदेश में कर चुके हैं। ये इतने बड़े नेता हैं। जहां तक शैलजा जी की बात है, पहले हुड्डा साहब ने फोन नहीं उठाया सोनिया जी का, फिर शैलजा जी जाके सोनिया जी को अपने इस्तीफे की पेशकश करती हैं। कांग्रेसी खेमे पर आपकी ज्यादा नजर है, अपने खेमे में जो ये भीतरघात, अंतरकलह, जूतम पैजार, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। 1 मिनट रविंद्र स्क्रीन पर, 1 मिनट रविंद्र सिंह चौरान, सिर्फ रविंद्र सिंह चौरान स्क्रीन पर। रविंद्र, अभी हमने 2 मेजर प्लेयर्स की बात सुनी। कांग्रेस 20 घंटे, मोटे मोटे 21 घंटे मान लो, नामांकन के बचे हैं, 50 उम्मीदवारों का ऐलान बाकी, और उधर बीजेपी में जैसी जूतम पैजार और वो नॉन जाट वोट बैंक कंसोलिडेट किया था, वही पूरी तरह से चरमराता दिख रहा है। दोनों में से ज्यादा नुकसान कहां होता दिख रहा है, कैसे देखते हैं आप? अनम्यूट कीजिए रविंद्र, अनम्यूट कीजिए।
जी नमस्कार। जी। बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी ने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया उसके बाद काफी बगावती तेवर लोगों ने दिखाए, और लेकिन अब वो मामला संदीप जी कहीं ना कहीं सेटल हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो है उसने अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं की, हालांकि कई लोगों को फोन करके बोल दिया गया है कि वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर दें। लेकिन अभी भी जो जानकारी है उसमें कम से कम 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, और इसी वजह से बगावती तेवर लोग अख्तियार ना करें। और देखिए, कांग्रेस ने 2600 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, और 2600 लोगों का हिसाब 90 के अगर देखेंगे तो कम से कम 30 लोग एक विधानसभा सीट पर हैं जो टिकट मांग रहे हैं। उनमें से कम 5 या 7 तो गंभीर किस्म के नेता हैं जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। और अभी तक जो 41 सीटें बांटी गई हैं संदीप जी, उसमें पूरी हुड्डा की छाप है। उसमें शैलजा के बहुत गिने चुने लोग हैं, या वही लोग हैं जो सिटिंग मेंबर्स हैं। हाँ। नए लोगों को शैलजा के अभी तक अकोमोडेट नहीं किया गया है 41 में से। हो सकता है आगे किया जाए। रणदीप पर सुरजेवाला रविंद्र, का एक ये रणनीति है क्या भाई? राह ही नहीं बचे। बीजेपी के 87 की हो गई, आम आदमी पार्टी ने भी अनाउंस कर दिया, तो भाई कल या आज देर रात में बात होगी तो जाऊं कहां? बाय डिफॉल्ट कांग्रेस में ही रहना पड़ेगा। आपने तो रोक काट दिया, एक ही बात में सारी बात बोल दी। यही कोशिश कर रही है जब भी कांग्रेस पार्टी। हाँ। कांग्रेस की यही कोशिश है कि किसी तरीके से जो देखिए बहुत ज्यादा लोगों को लुभावने वादे किए हैं टिकट के, उसको कंटेन कैसे करें। हाँ। बगावत की संभावना बहुत ज्यादा है, और कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने जमीन पर कांग्रेस के लिए बहुत काम किया है, लेकिन केंद्र में उनकी पकड़ नहीं है, हुड्डा और शैलजा के दरबार में उनकी मजबूत हाजिरी नहीं है। इसलिए वो लोग चुनाव की टिकट में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, और उनको इस बात का एहसास है। लेकिन वो लोगों ने ताल ठोक के कहा है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमको टिकट मिले या टिकट ना मिले। और एक और बात मैं कहूं कि देखिए, बीजेपी की जो आज स्थिति हुई है संदीप जी, ये बीजेपी की जो 2024 में स्थिति है, इसके लिए बीजेपी की 2019 की सरकार जिम्मेदार है। जब इन्होंने जेजेपी और आईएनएलडी को तोड़ा, उसके बाद जो जमीन जो ग्रामीण इलाके का वोट बैंक था, खासतौर पर जो जाट वर्ग का वोट था, किसान का था, वो अपने आप धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की तरफ चला गया। 2019 में तो इसका फायदा बीजेपी को हो गया, लेकिन इस वक्त जो कंसोलिडेशन है, अब बीजेपी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, क्योंकि अब जो है 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी को झेलना पड़ और रहा है। नहीं, इसमें मैं जो ये 3-4 नाम, बड़े नाम मैंने ऐसे ही या अनायास ही नहीं लिए या यूं ही नहीं लिए। रामविलास शर्मा की जो गत है, और वो भाई राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि भाई टिकट दो या ना दो, बेइज्जती ना करो। राव इंद्रजीत का खुद का दर्द। नायब सिंह सैनी लाडवा 12,000 से आ रही ना भाई बीजेपी पिछली बार, वो सीट से लड़ने पर मजबूर, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर वो अपने चहेते को भाई करनाल में लड़ना है। तो पारंपरिक वोट बैंक या जो वोट बैंक तैयार किया बीजेपी का, वो कहां खड़ा है? सबसे ज्यादा वोट बैंक तो बीजेपी का अहिरवाल क्षेत्र में है। गुड़गांव बादशाहपुर से लेके और नांगल चौधरी तक की जो बेल्ट है, उसमें राव इंद्रजीत पिछले कितने लंबे समय से कह रहे हैं कि मैंने रिकॉर्ड बना दिया इतने लंबे वक्त तक एमओएस रहने का। और उसके बाद दूसरे नंबर के जो नेता हैं रामविलास शर्मा, 1982 से बीजेपी के विधायक हैं। आज उनको टिकट के लाले पड़ गए, और दोनों नेता एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। इससे कम से कम बीजेपी का तो भला नहीं होने वाला। और अहिरवाल में जो बड़ा कंफ्यूजन नहीं, है, और अहिरवाल में जो आप कह रहे हैं, वहां पे 2 मुसलमानों को भी देनी पड़ गई। नहीं तो मेवात में नूह में शोभा यात्रा से लेके मोनू मानेसर को लेकर क्या क्या नैरेटिव गढ़े गए थे, उस पर पूरा यू टर्न भी लेना पड़ रहा है बीजेपी को। उस पर पूरा यू टर्न लेना पड़ रहा है संदीप जी। और जब हम लोग बात कर रहे हैं, तब हरियाणा विधानसभा को भंग करने के लिए कैबिनेट ने सिफारिश कर दी है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक सबसे बड़ा अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 6 महीने तक विधानसभा का सत्र ना मिला हो। पहली बार तो ये सरकार किस तरीके से कह पाएगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल का सम्मान कर रही है? 6 महीने तक मीटिंग नहीं हुई है। आज उनको सिफारिश करनी पड़ी है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। और अब क्या होगा? अब 2 संभावनाएं हैं, या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी। 14 तारीख को हरियाणा में प्रधानमंत्री आएंगे, उनका स्वागत कौन करेगा सर? राष्ट्रपति शासन वाला प्रदेश करेगा या एक पूर्व मुख्यमंत्री करेगा जहां पर बीजेपी का शासन था? इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में हरियाणा को धकेल दिया है केवल इस वजह से क्योंकि उन्होंने कुछ ऑर्डिनेंसेस लेके आए थे, और वो ऑर्डिनेंसेस उनको सदन के पटल पर नहीं रखने थे। और ये कानूनी बाध्यता है कि जब ऑर्डिनेंस आएगा तो जो पहला सत्र होगा
उस सत्र में उनको रखना पड़ेगा। उसके अंदर वो भी तो एक ऑर्डिनेंस और जिन कहानी नौकरी से है जुड़े। रविंद्र, एक दिन मैंने ये भी कहानी का जिक्र किया था संजय। 16 अगस्त को चुनावों की घोषणा हुई, 14 अगस्त को तो मुख्यमंत्री कार्यालय में जिन जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं रविंद्र, वहां पर कुछ फैसलों के बारे में चर्चाएं हो रही थी, और 16 को तो सांस अटकी हुई थी कि अरे भाई चुनावों की घोषणा हो रही है क्या। 11 बजे नायब सिंह सैनी कहते हैं नहीं नहीं अपने वक्त पर चुनाव होंगे, 3 बजे चुनाव आयोग घोषणा कर देता है। तो ऐसी कमजोर तैयारी बीजेपी की तरफ से आपने कभी देखी है? और अभी नई जानकारी जो रविंद्र शौरान ने दी है उसको आप कैसे आंकते हैं? आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, सारी दिक्कतें बीजेपी और हरियाणा, अगर आप दो बातों की चर्चा करें और चुनाव के मद्देनजर करें, तो आपको कोई भी चीज पॉजिटिव होती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के लिए मजबूत स्थिति बनाती हुई दिखाई पड़ रही है हरियाणा में। जिसका आपने जिक्र किया कि डेट्स अनाउंस हुए और शायद राज्य सरकार को इसका कोई आभास भी नहीं था, उनको तमाम घोषणाएं करनी थी जो वो नहीं कर पाए, जिस बात का जिक्र अभी हमारे पूरा दूसरे साथी कर रहे थे। अब ये सारी चीजें ऐसी अद्भुत चीजें हैं, हालांकि इसका इन चीजों का जनता से सरोकार बहुत कम होता है, दूसरों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। हम इन चीजों की चर्चा करते हैं, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर के निचोड़ तो यही है, बीजेपी एक मुश्किल में है। अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो बीजेपी एक मुश्किल में दिखाई। तो जो एक खाका खड़ा किया था बीजेपी ने, जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई कर दी थी, क्या इस बार भी वैसा ही होता दिख रहा है या वो अब पुरानी बात हो गई? नहीं, थोड़ा सा अगर आप देखें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को, तो बीजेपी ने थोड़ा सा हट के टिकट बांटा है। जाट समुदाय के लोगों को भी टिकट दिया, हाँ 16 को दिया है। हाँ 16 को दिया है। तो वो जो एक ट्रेडिशनल खाका जो था, जो उनका एक गेम प्लान था, उसपे तो बीजेपी को थोड़ा हटकर खेलना पड़ रहा है। 2 मुसलमानों को टिकट दिया, तो निश्चित रूप से बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी 2014 और 19 के विधानसभा चुनाव में थी, उससे थोड़ा उसका मुद्दों का हावी होना एक बड़ा कारण है क्या? किसान आंदोलन, पहलवान जो जुड़ गया महिला यौन शोषण से, उसमें विनेश फोगाट, अब वो 100 ग्राम ने 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ दिया और वो आ गई कांग्रेस में। क्या इन मुद्दों ने रिविजिट करने के लिए मजबूर किया है बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर? बिल्कुल, किसान, पहलवान और अग्निवीर, आप नौजवान कह लें या जवान कह लें, तीनों को अगर आप मिला के देखें और एक ओवरलैपिंग क्या कैटेगरी क्या है, इन तीनों में एक बड़ी हिस्सेदारी जाट समुदाय के लोगों की रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे जाट समुदाय के लोग ही इनमें शामिल हैं, लेकिन अगर आप किसानों को देख लें, पहलवानों को देख लें या अग्निवीर में जो जवान जाते हैं, इन सब में जाट समुदाय के वोटरों नहीं, जाट के अलावा पिछड़ा वर्ग भी है, दलित भी हैं इसमें। हाँ, तो इसी के लिए जो पैटर्न टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई पड़ता है, कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी को साधने की कोशिश है। उन लोगों को जिनमें नाराजगी है, उन समुदाय के लोगों को टिकट दिया है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी को कम किया जा सकता है। ठीक है, नाराजगी एक फैक्टर अभी दिख रहा है, लेकिन पुराना खाका 10 साल वाला क्या वो टूट गया है? और कुलदीप, अब ये कांग्रेस जानबूझकर जो डिले कर रही है, आपकी स्ट्रैटेजी भी, एक हफ्ते तक तो आप बंटवारे को लेकर ही अटके रह गए। पूरे 90 उम्मीदवार हैं भी कि नहीं है? आप सोच रहे थे कांग्रेस से बड़े लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको झाड़ू थमा देंगे हाथ में उम्मीदवार के तौर पर, उसकी काट निकाल रही है क्या कांग्रेस? नहीं संदीप भाई, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास मजबूत संगठन हरियाणा के अंदर है और हर सीट के ऊपर उम्मीदवार है, और हमने पहले भी कहा था कि हमारे पास 90 की 90 सीटों पे हमारे पास उम्मीदवार हैं, और 61 उम्मीदवारों की सूची आम आदमी पार्टी जारी कर चुकी है। और सबको पता है कि सबको मिलकर अब की बार हरियाणा के लोगों ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से वो छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल के अंदर ना तो युवाओं को रोजगार मिला, ना किसानों को एमएसपी मिली, ना वहाँ अच्छी शिक्षा मिली, ना अच्छा स्वास्थ्य मिला। तो अरविंद केजरीवाल जी जो 5 गारंटी हैं, उस गारंटी को लेकर जा रहे हैं हम लोग हरियाणा के लोगों के बीच में। कांग्रेस ने हरियाणा के लोगों के बीच में खेल कर दिया क्या आपके साथ? कुलदीप, एक हफ्ते आपके साथ कि भाई 20, 10, 7, 5 ये सारी सीटों की बात हुई ना, कि भाई 5 पे मान जाएगी क्या आप, या 7 पर, या 10 मांग रही है कांग्रेस, 7 दे रही है, अब आप 90 पे लड़ेंगे। हरियाणा वाले कहेंगे मांगे तो थे 10 सीट, ये भी लड़ेंगे 90 पे। आपका खेल कर दिया क्या कांग्रेस ने?
नहीं नहीं संदीप भाई, ऐसा नहीं है। वो पार्टी की लीडरशिप ऊपर तय करती है कि कितनी सीटों पे लड़ना है, कितनी सीटों पे नहीं लड़ना है। जो समझौता होता है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है अभी तो हम 61 सीटों पर उम्मीदवार वहाँ कर चुके हैं और सबका देखिए वहाँ कोई लड़ाई ये नहीं है। वहाँ लड़ाई एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से किसी भी तरह से हरियाणा को छुटकारा दिलाना है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति आज बनी हुई है, छोड़ छोड़ के भारतीय तो जनता उसमें पार्टी तो को आप लोग भाग वोट रहे हैं, काटेंगे इनके ना। बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। बीजेपी से नाराज जो है वोट सिर फुटाई होने का उसको काटेंगे, वो एक जगह जाने दो। नहीं नहीं, देखिए हर पार्टी का चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। हमारा संगठन है, हमारे पास लोग हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और हम थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ तो जेजेपी भी लड़ रही है, इन लोग भी लड़ रही है, सारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ रही है। तो वो तो बिल्कुल, सब और चुनाव जो होता लड़ना है सब लड़ते आपका हैं। हक हमारे पास तो है, इसमें हम अपने कोई विजन शक के साथ नहीं। जा रहे हैं। अरविंद अपनी केजरीवाल जी पार्टी के को हर कोई मजबूत करना चाहता है। दीप कमल, जो मैंने कुलदीप से पूछा, कांग्रेस ने इनके साथ खेल कर दिया, आप लोगों के साथ बीजेपी ने खेल कर दिया क्या? आपकी बैसाखी, बल्कि चाबी आपका चुनाव चिन्ह है, चाबी का इस्तेमाल किया, सत्ता को अनलॉक किया, उस दरवाजे को आखिरी मोमेंट पर सारे दरवाजे बंद कर दिए, रास्ता ही नहीं छोड़ा, आप बाहर और आपके सारे विधायक अपनी तरफ ले गए। बीजेपी ने खेल कर दिया आपके साथ। नहीं, 4 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ गए संदीप जी, उनमें से भी 1-2 को टिकट उन्होंने नहीं दिया। जोगीराम सिहाग और रामनिवास जो है वो बिना टिकट के ही रह गए भारतीय जनता पार्टी में जाने के बावजूद। लेकिन इन सारी बातों के अंदर आपको, जैसे अभी संजय जी कह रहे थे कि कुछ भी पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं दिख रहा है, उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि एक दिशाहीनता भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में पहली बार दिख रही है। और उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि 9.5 साल तक सरकार को चलाते रहे मनोहर लाल खट्टर जी, और आखिरी के महीनों में नायब सिंह सैनी को सौंप कर वो चले गए केंद्र में। अब हरियाणा भाजपा का जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? नए सीएम है, पुराने सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली हैं, या कोई प्रभारी है? किसके बड़ौली साहब को तो टिकट भी नहीं दी। नहीं, वो तो शायद पहले मना कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर अगर जीत होती है तो सेहरा किसके सिर बंधेगा, और हार होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां 4-4, 5-5 लोगों के बीच में नेतृत्व और टिकट देने की जिम्मेदारी बटी हुई हो, और वहां आपने बीच में बहुत जरूरी जिक्र किया रामविलास शर्मा जी का कि वो हरियाणा की भाजपा के उन दिनों के नेता हैं जब कोई टिकट पकड़ता नहीं था। 1977 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इकलौते नेता हैं हरियाणा में पूरी राजनीति में, पूरी सभी पार्टियों में, जो 1977 से आज तक लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 4 चुनाव तो जीते हैं। मतलब अगर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है तो एडवांटेज कांग्रेस है, ये कह रहे हैं आप दीप? कांग्रेस को तो सारा ही एडवांटेज बीजेपी के 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और आज के वक्त जो उनकी दिशाहीनता है उसका फायदा हो रहा है। उसके अलावा हरियाणा की कांग्रेस में कोई महान काम नहीं किया विपक्ष के तौर पर। तो मतलब वही बात, ये मैंने, अब तो 25 दिन होने को आए, ये मैंने पहले कहा था जब हम हरियाणा की चर्चा करने लगे थे कि एक लाइन में हरियाणा की कहानी कही जाए तो लोग कांग्रेस को जिताते दिख रहे हैं और कार्यकर्ता बीजेपी को हराते दिख रहे हैं, और ये बात और पुख्ता होती दिख रही है। लेकिन बड़ा लेकिन है, राजनीति में एक रात भी खेल जब पलटता है ना, पता नहीं लगता, तो संभावनाएं, आशंकाएं लगातार बनी रहती हैं। हजारों की तादाद में आपकी राय आ रही है, कुछ साझा की, कुछ साझा करूंगा। बात हो रही थी हरियाणा विधानसभा चुनाव की, किसका पलड़ा भारी, कांग्रेस का या बीजेपी का? विनीत अग्रवाल है हमारे दर्शक, जयपुर पिंक सिटी में रहते हैं। इनका कहना है हरियाणा में मुद्दों की भरमार है, सवाल है विपक्ष भुना पाएगा या नहीं, और विपक्ष का मतलब क्या? कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष थोड़ा वहां बटा हुआ दिख रहा है।